Assalamu alaikum to all of you. How are you all? This is Sofia Makbul and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. And this is our third lecture of sentence correction. ये सेंटेंस करेक्शन हमने स्टार्ट की हुई है जो कि हम हफीज़ करीम चुगताई की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से कर रहे थे पेज नंबर 508 से आज हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये बुक कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम लाइक सी एस एस और पी एम एस के जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम हैं इनके लिए जो सेंटेंस करेक्शन आती है उसके लिए बुक बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। और इस बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं लेकिन फिर भी ये बुक रिकमेंड की जाती है, इसीलिए हम भी इसी बुक से सेंटेंस करेक्शन कर रहे हैं। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेंटेंस करेक्शन का। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये बताया हुआ है जब नीदर यूज़ होता है टू में से ज़ीरो को दिखाने के लिए, नन मैनी में से ज़ीरो को दिखाने के लिए, बोथ टू आउट ऑफ टू, ईदर टू आउट ऑफ वन और एनी मैनी में से वन को दिखाने के लिए, ज़्यादा में से एक को दिखाने के लिए, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले एक बात जो आप सबको पता होनी चाहिए वो ये कि वर्ब और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है। वर्ब और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं और नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आई का मी, वुई का अस, यू का सेम है यू, दे का देम, शी का हर, ही का हिम और इट का भी सिमिलरली सेम है, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इच एम आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले इट जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, एम जो है वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? बी वर्ब है। और जो वर्ब है वर्ब के बाद कौन से केस आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो एम के बाद क्या आना चाहिए? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आना चाहिए। लेकिन वर्ब और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो बी वर्ब है ना, बी वर्ब इज़, आर, एम और बी, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाज वर्ड को पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग को प्रेजेंट सिंपल, वाज वर्ड को पास्ट सिंपल, बीइंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल और बीइंग को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये जितनी भी बी वर्ब है ना, जितनी भी बी की फॉर्म है, इन सब के बाद फॉर्मल लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है। ईच और इसके बाद एम आई आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यही करेक्ट है, उन्होंने यही करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इट के साथ एम नहीं आता, आई के साथ एम आता है। तो इट के साथ क्या आएगा? इट के साथ आएगा इज़, इट के साथ इज़ आएगा। तो इसकी करेक्शन होगी इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट। अब आई एम के बाद आई क्यों आया? सब्जेक्टिव केस क्यों आई है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है बी वर्ब के बाद फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। सेकंड, नीदर गमाल नॉर हिज ब्रदर हैज़ गॉन टू कॉलेज। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, होम, विच, व्हाट, इनमें जो वर्ब है, वर्ब आती है इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ये हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। इनमें वर्ब हमेशा इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। नीदर गमाल नॉर हिज ब्रदर हैज़ गॉन टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन सा है? कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है? एंटीसीडेंट हो सकते हैं, वर्ब हो सकती हैं, एडवर्ब हो सकती हैं, नाउन हो सकते हैं और प्रोनाउन हो सकते हैं। ये तीन एंटीसीडेंट हो सकते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आती हैं और जो फिर वर्ब आएगी इन्हीं एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल है द बॉय हु इज़ इन द हॉल इज़ माई फ्रेंड। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले द बॉय।
ये है इसका एंटीसीडेंट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज़। द बॉयज़ हु आर इन द हॉल आएगा, ठीक है। ये प्लूरल है तो इसका एंटीसीडेंट भी, एंटीसीडेंट प्लूरल बॉयज़ है तो वर्ब किसको हमने मार्क करनी है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आनी है, तो आर आएगा। द बॉयज़ हु आर इन द हॉल आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस पे आ सकते हैं, नीदर जमाल नार गमाल हैज़ गॉन टू द कॉलेज, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है। उधर बुक में करेक्शन में उन्होंने हैव लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है लेक्चर के स्टार्ट में कि इस बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं, ठीक है। नीदर गमाल नार हिज ब्रदर हैज़ गॉन टू कॉलेज, ये इसकी करेक्शन है। थर्ड वाला है एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ गुड। अब एक बात यहाँ पे जो समझने वाली है वो है ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। ईच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ आएगा, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद आएगा। और जो एवरी है ये हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ गुड, ठीक है। एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, वन यहाँ पे क्या है, ये बन गया है इसका सब्जेक्ट नाउन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, एवरी हमेशा एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ही चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट आ गया और हमने वर्ब किसको मार करनी है, सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। लेकिन बुक में जो इनकरेक्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर गुड लिखा हुआ है, तो इसकी करेक्शन होगी एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ गुड आएगा। क्यों इज़ आएगा, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है और जो वन है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वन क्या है, सिंगुलर है। और वर्ब हमने किसको मार्क करनी होती है, सब्जेक्ट को। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। फोर्थ वन है ईदर ऑफ द टू बुक्स इज़ वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं ईदर। ईदर क्या है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन है, द बुक्स, ये दोनों आ गई, ये आ गई द टू बुक्स, आ गया इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गई है वर्ब, इज़ वर्ब वर्थ रीडिंग, ठीक है। अब जो वर्ब है हमने किसको मार्क करनी है, सब्जेक्ट को मार्क करनी है। इधर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इधर को हम यूज़ करते हैं टू में से वन को दिखाने के लिए। जब हमने टू में से वन को दिखाना होता है, मीन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। इसकी करेक्शन भी होगी ईदर ऑफ टू बुक्स इज़ वर्थ रीडिंग, लेकिन बुक पे जो लिखा हुआ है वो आर वर्थ रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ वन है दिस इज़ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। अब आ जाता है दिस इज़ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, वर्ब बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद पहली बात तो यहाँ पे आएगा आ सीक्रेट, ठीक है। इसमें एक ये मिस्टेक है, इसके साथ आएगा आर्टिकल आएगा। आ सीक्रेट ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया या एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। और बिटवीन, बिटवीन हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। यू एंड मी, यू एंड मी, एंड कंजंक्शन है, एंड ने क्या करना है, दो सेम चीज़ों को जोड़ना है। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, और आई का सब्जेक्टिव केस आई है और ऑब्जेक्टिव केस मी है, ठीक है। बुक पे ये गलत लिखा हुआ है, करेक्शन में उन्होंने लिखा है दिस इज़ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। इसकी करेक्शन है दिस इज़ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई, सॉरी, इसकी करेक्शन में बुक पे लिखा हुआ है यू एंड आई, लेकिन इसकी करेक्शन ये है दिस इज़ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम है, और आई का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस मी है, इसलिए यू एंड मी ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन वाला जो सेंटेंस है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। अच्छा, ये जो देन है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ फॉर्मल लैंग्वेज ये हमेशा कंजंक्शन है। यूके ब्रिटिश में
देन जो है वो हमेशा कंजंक्शन है, ठीक है। और हमें कौन सा फॉलो करना है, हमें भी यूके ब्रिटिश ही फॉलो करना है, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और मोर इंटेलिजेंट ये तो एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। वर्ब के बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि इज़ जो है ये बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद हमेशा कौन से केस आते हैं, हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, और ये आई का सब्जेक्टिव केस ही लिखा हुआ है। और इसकी करेक्शन ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई ही ठीक है, लेकिन उन्होंने ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये भी बुक में मिस्टेक की हुई है उन्होंने। 7th वन है यू एंड मी मस्ट गो टुगेदर। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन ने क्या करना है, दो सेम चीज़ों को जोड़ना है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रहा है तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। एंड मी ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, यू एंड आई मस्ट गो टुगेदर, ठीक है। यू एंड आई मस्ट गो टुगेदर। और जहाँ पे पॉजिटिविटी हो आपको पता है वहाँ पे 2, 3 और 1 यूज़ करते हैं। यू 2 है और 3 है नहीं, और 1 फिर आ जाएगा, आई और वी में 1 मीन आई आ जाएगा, ठीक है। यू एंड आई मस्ट गो टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट डू हीज़ वर्क, ठीक है। अगर तो यहाँ पे एवरी गर्ल होता, ठीक है, अगर अकेला गर्ल होता तो हम लिख देते हर वर्क, और अगर अकेला बॉय होता तो हम इधर हीज़ लिख देते। लेकिन यहाँ पे दोनों है, जब दोनों आ जाएं तो हम कॉमन जेंडर यूज़ करेंगे, और वो कॉमन जेंडर क्या है, देयर। तो हम लिखेंगे एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट डू देयर वर्क, ठीक है। अगर गर्ल होता तो हम हर लिखते, अगर बॉय होता तो हीज़ लिखते। लेकिन जब दोनों आ जाएं तो हम कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं, और वो कॉमन जेंडर है देयर, GHEIR देयर कॉमन जेंडर है, ठीक है। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट डू देयर वर्क। 9th वन इट इज़ आई हु हैव डन दिस वर्क। इट सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और इज़ वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्टिव केस आते हैं, और यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस लिखा है। आगे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जो आती है वो इसके किसके अकॉर्डिंग आती है, हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। इसका एंटीसीडेंट आई है, और आई के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि दी इंग्लिश एकेडमी ने जब ये रूल्स बनाए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन इस रूल में से यू और आई को निकाल दिया गया था, और यू को कॉमन नंबर कहा था, और आई को डेफिनेट प्रोनाउन रखा था कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। और इसकी ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यही इसकी करेक्शन है। इट इज़ आई हु हैव डन दिस वर्क, ठीक है। इसमें ये पहले से ही ठीक है। लेट यू एंड मी गो देयर, ठीक है। अब लेट क्या है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यू ऑब्जेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन ने क्या करना है, दो सेम चीज़ों को जोड़ना है। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यू मी गो देयर, ये भी ऑलरेडी ठीक है, ठीक है। आई थिंक सो बुक पे लिखा हुआ है यू एंड आई, और इसकी करेक्शन होगी लेट यू एंड मी गो टुगेदर, क्योंकि लेट शुरू में वर्ब यूज़ हो रही है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वर्ब और प्रपोजिशन के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू टेक माई पेन, थैंक्स आई डू नॉट नीड दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जो पेन है ये नॉन लिविंग थिंग है, और इसके लिए हम दिस नहीं, हम इसके लास्ट पे इट को यूज़ करेंगे। विल यू टेक माई पेन, थैंक्स आई डू नॉट नीड इट, ठीक है, ये इसकी करेक्शन होगी। नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है द टू स्टूडेंट्स क्वेल्ड विद वन एंड अदर। जब म्यूचुअल एक्शन हो और दो पर्सन हो तो तब हम यूज़ करते हैं ईच अदर, लेकिन जब म्यूचुअल एक्शन हो और 2 से ज़्यादा पर्सन हो, 3, 4,
2 प्लस हो, 3 पर्सन हो, तो तब हम यूज़ करते हैं वन एंड अदर, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या की हुई है, यहाँ पे लिखा है 2 स्टूडेंट्स। जब म्यूचुअल एक्शन हो और 2 पर्सन हो तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं, लेकिन 3 पर्सन हो तो तब वन एंड अदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वन एंड ईच अदर आएगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट है और म्यूचुअल एक्शन है। दैट 2 स्टूडेंट्स क्वेल्ड विद ईच अदर आएगा। नेक्स्ट वन है वन मस्ट बी ऑनेस्ट इफ़ ही वांट्स हिज अल्टीमेट सक्सेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। अगर जहाँ पे अगर तो शी होता तो हम लिखते इधर हर, ठीक है। अगर ही होता तो यहाँ पे हीज ठीक था, लेकिन वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका जो पॉजेसिव केस है वो भी वंस है। इसके लिए वंस यूज़ होता है, ही की तरह हीज और शी की तरह हर नहीं, लेकिन इसके लिए वंस ही यूज़ होता है। सो इसकी करेक्शन होगी वन मस्ट बी ऑनेस्ट इफ़ वन वांट्स वंस अल्टीमेट सक्सेस। नेक्स्ट वन है आई listened to the speeches of President Nasir who was President of Egypt। अब यहाँ पे हमने स्पीचेस को सुना है, ठीक है। हमने किसको सुना है, स्पीचेस को सुना है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को तो नहीं सुना। तो इसकी करेक्शन होगी आई लिसन टू द स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट नसीर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मिस्र। और इसकी करेक्शन ये भी हो सकती है आई लिसन टू द प्रेसिडेंट नसीर्स स्पीचेस। मीन नसीर्स के यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस डाल के हम लिखेंगे आई लिसन टू द प्रेसिडेंट नसीर्स स्पीचेस हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है द सोल्जर्स ऑफ आर्मी फाउट विद वन एंड अदर। और हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर म्यूचुअल एक्शन हो, 2 पर्सन हो तो ईच अदर यूज़ करते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे सोल्जर्स 2 से ज़्यादा है, मीन 3 और या 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे वन एंड अदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, द सोल्जर ऑफ द आर्मी फाउंड विद वन एंड अदर, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिमसेल्फ सॉ द थीफ। जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकते। मोस्टली हमारे टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, मोस्ट कॉमनली ये मिस्टेक होते हैं। जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कहते हैं माई सेल्फ, ये माई सेल्फ हो वट एवर जो भी हम कहते हैं, तो हम ये गर्ल्स यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरू में नहीं आते। इसकी रीज़न क्या है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि आप शुरू से बता रही हैं कि जो प्रोनाउन है, नाउन जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो प्रोनाउन है, ये क्यों सब्जेक्ट नहीं बन सकते। रीज़न ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये रिफ्लेक्शन को शो करता है, किसी एक्शन के रिफ्लेक्शन को, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है जब कोई एक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो हम उसकी रिफ्लेक्शन को कैसे ले आएंगे। हम इसे स्टार्ट में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते। सो इसकी करेक्शन होगी ही सा द थीफ, ठीक है, या फिर ही हिमसेल्फ सा द थीफ। हिमसेल्फ सा द थीफ इनकरेक्ट है, ही सा द थीफ ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ हिज ब्रदर। बुक में लिखा हुआ है ईदर ऑफ हिज 5 ब्रदर, बुक में यहाँ पे ईदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी करेक्शन क्या होगी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी। ईदर को हम यूज़ करते हैं 2 में से एक को दिखाने के लिए, और एनी को यूज़ करते हैं मैन ज़्यादा में से एक को दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी ऑफ हिज 5 ब्रदर, ज़्यादा में से एक को दिखाना है, ठीक है। ईदर को हम यूज़ करते हैं 2 में से 1 को दिखाने के लिए, लेकिन एनी को हम यूज़ करते हैं मैनी में से 1 को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कितने हैं, मैनी है, ठीक है, मीन 1 2 से तो ज़्यादा है, मीन मैनी में से 1 को दिखाना है हमने। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी ऑफ हिज 5 ब्रदर, लेकिन बुक में यहाँ पे इधर लिखा हुआ है तो इसकी करेक्शन यही है,
ये बिल्कुल ठीक है। इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी ऑफ हिज 5 ब्रदर। नेक्स्ट वन है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट हैव येट बीन पब्लिश्ड। अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब हमें देखना है कि दैट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। बुक्स तो नॉन लिविंग थिंग है, हमने जब यूजेज पढ़े थे तो दैट को हमने विच को हम यूज़ करते हैं चॉइस के लिए। दैट के हम यूजेज में हमने पढ़ा था पहले नंबर पे, तो ये तब यूज़ होता है जब दो एंटीसीडेंट हो, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दो एंटीसीडेंट हो, लिविंग भी हो और नॉन लिविंग दोनों ही हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन हो। चौथे नंबर पे कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। और एक हमने इसका यूजेज ये भी पढ़ा था जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो तब भी हम दैट को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे दैट को यूज़ किया है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स वाई यहाँ पे दैट आएगा। और जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आते हैं, इसके एंटीसीडेंट के। इसका एंटीसीडेंट है बुक्स, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये इसके अकॉर्डिंग आएगी। बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे हैव आएगा। ये करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इनकरेक्ट जो था वो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट हैज़ लिखा हुआ था, लेकिन इसकी करेक्शन है हैव येट बीन पब्लिश, क्योंकि जो वर्ब है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आनी है। एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट वन, ही इज सच एन इडियट दैट आई डू नॉट वांट टू टॉक। अब इसकी करेक्शन क्या होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा जैसे कि सच एज जो होते हैं, सच की पेयरिंग हमेशा एज के साथ होती है, नीदर की नाट के साथ होती है, इधर की और के साथ होती है, नॉट ओनली के बट आल्सो के साथ होती है। इसी तरह सच की पेयरिंग हमेशा एज के साथ होती है। और यहाँ पे जो इसकी करेक्शन होगी, ही इज़ सच एन इडियट एज आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। यहाँ पे लेकिन बुक में लिखा हुआ था दैट लिखा हुआ था, तो इस दैट की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी करेक्शन है, ही सच एन इडियट एज आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ अ मैन हु वाज कॉट रेड हैंडेड। एक्चुअली यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं ना इन स्लाइड्स में, ये करेक्ट सेंटेंस ही लिखे हुए हैं, दिस इज़ द मैन। लेकिन बुक पे यहाँ पे हु की जगह पे जो इसका इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है यहाँ पे विच लिखा हुआ है। और विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए, मैन लिविंग है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हु। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन है दिस इज़ बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ बुक पे लिखा जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड प्रपोजिशन बाय हफीज़ करीम चुगताई, वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द बुक हु इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बुक नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं। और ये करेक्ट, इसकी करेक्शन होगी दिस इज़ द बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हु नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है दोज दैट आर डिसऑनेस्ट मस्ट फेस द म्यूज़िक। अब यहाँ पे दोज दैट भी ठीक है, लेकिन ये जो दोज दैट ये करेक्ट सेंटेंस है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी इनकरेक्शन में क्या था, दे दैट आर डिसऑनेस्ट मस्ट फेस द म्यूज़िक। इसकी करेक्शन होगी दोज दैट आर डिसऑनेस्ट मस्ट फेस द म्यूज़िक। दे दैट भी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में जो है एक्सेप्टेबल था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोज दैट ही यूज़ होता है। बाइबल की जो वर्स नंबर 31 to 40 है, इसमें भी लिखा हुआ है बट दे दैट हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल renew their strength, they shall remount up with wings eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। यहाँ पे भी उन्होंने दे और दैट यूज़ किया हुआ है। ये बाइबल की वर्स नंबर 31 to 40 है, ठीक है। वहाँ पे भी दे दैट क्योंकि वो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है इसीलिए वहाँ पे दे दैट लिखा है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दोज दैट एक्सेप्टेबल है। दैट्स ऑल आवर टुडे लेक्चर।
If you have any questions, you can ask in comments. Thank you for watching. Thank you for watching our video.